जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सॉर्टी फॉर सक्सेस में। तो आज मैं आपसे चर्चा करूंगा विधेयक के बारे में। तो शुरू करते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ विधेयक क्या होता है। आपने सुना होगा अभी संसद में विधेयक पारित हो रहे हैं, वो उन विधेयकों के बारे में हम चर्चा करेंगे, कितने प्रकार के हैं, कौन सी की क्या परिभाषा है, तो वो चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले कि विधेयक होता क्या है। विधेयक कानून निर्माण हेतु प्रस्तुत, ये नाम याद रखना आप, प्रस्तुत को भी कानून निर्माण हेतु प्रस्तुत किया गया प्रपत्र क्या कहलाता है, विधेयक कहलाता है। विधेयक क्या होता है भी, कोई कानून निर्माण करना है, किसी कानून निर्माण करने के लिए जो प्रस्तुत किया गया प्रपत्र है ना, वो विधेयक कहलाता है। तो विधेयक आपको समझ में आएगी, विधेयक की परिभाषा। उसके बाद देखते हैं विधेयक क्या प्रोसेस रहती है। जैसे विधेयक है वो प्रस्तुत किया गया, उसके बाद वो संसद से पारित हो गया, उसके बाद राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए, उसके बाद ये अधिनियम बनता है। भी अधिनियम बनने की प्रक्रिया क्या रहती है, भी विधेयक सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद वो संबंधित सदन व संसद से पारित होता है, उसके बाद राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर करता है, उसके बाद ये अधिनियम बनता है। तो विधेयक की परिभाषा ये होगी कि कानून निर्माण हेतु प्रस्तुत किया गया प्रपत्र विधेयक कहलाता है। विधेयक सबसे पहले सदन में पारित होता है, उसके बाद उसके ऊपर राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर करता है, उसके बाद ये अधिनियम के रूप में बनता है। विधेयक दो प्रकार के होते हैं मेनली। विधेयक में प्रकार प्रस्तुत करने में दो प्रकार के होते हैं, वैसे चार प्रकार के हैं, वो आगे समझेंगे। जैसे विधेयक प्रस्तुत करने में दो प्रकार के, एक तो है सरकारी, दूसरा है गैर सरकारी। सरकारी विधेयक कौन सा होता है। सरकारी विधेयक वो होता है जो सदन में जिसकी सरकार है और उसका मंत्री जब अगर प्रस्तुत कर रहा है, जैसे वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, अगर अमित शाह प्रस्तुत कर रहे हैं कोई विधेयक, तो वह सरकारी विधेयक में आएगा। अगर अलग कोई सांसद या सदस्य प्रस्तुत कर रहा है तो वह गैर सरकारी में है। तो सरकारी व गैर सरकारी आप समझ गए भी, सरकारी कौन सा जो मंत्री द्वारा, गैर सरकारी कौन सा जो सदस्य द्वारा। अब सरकारी विधेयक जो मंत्री है वो कौन कौन से विधेयक प्रस्तुत कर सकता है। एक तो वो चारों कर सकता है, जैसे संशोधन विधेयक भी कर सकता है, साधारण विधेयक भी कर सकता है, धन विधेयक भी कर सकता है और वित्त विधेयक भी कर सकता है। सदस्य कौन कौन से कर सदस्य संशोधन और साधारण विधेयक तो प्रस्तुत कर सकता है, परंतु धन और वित्त विधेयक वह प्रस्तुत नहीं कर सकता। आपको आगे बताऊंगा अभी इनमें होता क्या है, संशोधन विधेयक में क्या है, साधारण विधेयक में क्या है, और धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या है, ये हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि विधेयक होता क्या है। विधेयक कानून निर्माण करने के लिए जो प्रस्तुत किया गया प्रपत्र है उसे विधेयक कहते हैं। विधेयक की प्रोसेस क्या रहती है। विधेयक सबसे पहले संबंधित सदन में प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद वह पारित होता है। पारित होने के बाद यह राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति इस पे हस्ताक्षर करता है, उसके बाद ये अधिनियम के रूप में बनता है। ठीक है। और विधेयक को प्रस्तुत करने में दो प्रकार है, एक तो पहला सरकारी, दूसरा गैर सरकारी। सरकारी जो सरकार का मंत्री है, जो अभी सरकार में उसका मंत्री अगर प्रस्तुत करेगा तो वह सरकारी विधेयक। अगर गैर सरकारी वह जो सदस्य नॉर्मल सदस्य प्रस्तुत करेगा वह गैर सरकारी विधेयक। ठीक है। मंत्री अगर प्रस्तुत करता है तो सरकारी, अगर नॉर्मल सदस्य जो सांसद प्रस्तुत कर रहा है तो गैर सरकारी। ठीक है। मंत्री चारों के चारों प्रस्तुत कर सकता है, संशोधन, साधारण, धन और वित्त। और सदस्य सिर्फ दो कर सकता है, संशोधन विधेयक और साधारण विधेयक। तो अब जानते हैं कि इनकी चर्चा क्या है। तो विधेयक चार प्रकार के हैं। पहला संशोधन विधेयक। ठीक है। इसकी आगे परिभाषा जानेंगे। इसका किसमें जिक्र है, अनुच्छेद 368 में। ठीक है। साधारण विधेयक इसकी कहाँ पे चर्चा है, 107 में। धन विधेयक इसकी कहाँ है, 110 में। और वित्त विधेयक इसकी अनुच्छेद 117 में। टोटल अनुच्छेद 395। इसमें अनुच्छेद 368 में संशोधन विधेयक है, अनुच्छेद 107 में साधारण विधेयक है, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है तथा अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक है। ठीक है। अब आगे हम चर्चा करते हैं भी कौन कौन सी है। दो प्रकार के, सबसे पहले लेते हैं संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 और साधारण विधेयक अनुच्छेद 107। तो इसमें देखते हैं भी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संसद क्या है। आपको मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बता सकता हूँ। संसद, ठीक है। संसद में आपको पता है लोकसभा, राज्यसभा,
तथा राष्ट्रपति। ठीक है, इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। और लोकसभा में जो अभी वर्तमान में जो सरकार हम जिसे बोलते हैं, जैसे अभी बीजेपी की सरकार है, वो लोकसभा में बैठती है। राज्यसभा में चुने हुए विधानसभा से चुने हुए सदस्य बैठते हैं। और राष्ट्रपति सबसे मतलब प्रथम नागरिक हमारे देश का है ही। ठीक है, तो दो प्रकार के देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं संशोधन विधेयक और सदान विधेयक को। संशोधन विधेयक कौन सा है? जो अनुच्छेद 368 में चर्चा की गई है। ये काफ़ी विस्तृत है, परंतु मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। और सदान विधेयक की चर्चा 107 में। अब संशोधन विधेयक कौन सा होगा? संशोधन विधेयक, इसको बोलते हैं संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, संशोधन विधेयक को बोलते हैं संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, अब आप हम तो नहीं, वैसे अगर कोई भी विधेयक जो अनुच्छेद है पूरे 300, अनुच्छेद कितने? 395, इन 395 अनुच्छेद में किसी चीज़ में संशोधन कर रहा है तो वह संविधान संशोधन विधेयक कहलाएगा। 368, जैसे हम मान लेते हैं, आपने सुना होगा 44वां संविधान संशोधन विधेयक, उसमें क्या किए? 42वां, उसमें क्या किए? अगर जैसे मान लो मूल अधिकार में कोई परिवर्तन करना है, नीति निर्देशक तत्वों में कोई परिवर्तन करना है, अगर नागरिकता, कुछ भी, अगर नए राज्य का गठन, वो है संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, वो संविधान संशोधन विधेयक कहलाता है, वो 368 में है। और साधारण विधेयक क्या है? साधारण विधेयक वो है जैसे कोई चीज़ में, जैसे आपका बाइक से जा रहे हो, आपके पास हेलमेट नहीं है, उसका जुर्माना बढ़ाना या कुछ बढ़ाना, वो है साधारण विधेयक में आता है। कोई भी जुर्माने की राशि बढ़ा दी, किसी मतलब जुर्माने की राशि बढ़ा दी, या आपको जैसे चोरी की सज़ा 5 साल की है, उसको बढ़ा के 20 साल कर दिया, वो है साधारण विधेयक में। ठीक है, जैसे क्योंकि चोरी की सज़ा, जैसे वो सज़ा वाला प्रावधान भारतीय दंड संहिता में, आईपीसी एक्ट में है, न कि संविधान में है, तो वो अगर उसमें कोई चेंज कर रहा है तो वह साधारण विधेयक है। अगर संविधान में संशोधन हो रहा है तो वह संविधान संशोधन विधेयक। जैसे अनुच्छेद 395, इनमें एक भी अनुच्छेद में कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आएगा, उसे संविधान संशोधन विधेयक बोला जाएगा। अगर संविधान संशोधन यानी कि संविधान के अलावा कोई चीज़ में परिवर्तन कर रहे हैं तो वह साधारण विधेयक में आएगा। ठीक है, वो उसकी चर्चा अनुच्छेद 107 में है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं संशोधन विधेयक में क्या है। अगर संविधान संशोधन विधेयक में देखें 368 में, तो ये किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। ठीक है, प्रारंभ मतलब प्रस्तुत किसी भी सदन में हो सकता है। जैसे लोकसभा व राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में से ये प्रारंभ हो सकता है। इसमें आप संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते। ठीक है, इस पर संयुक्त अधिवेशन क्यों नहीं बुला सकते? अगर आपने मान लिया अभी संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, ठीक है, वो दोनों की अनुमति से पारित होगा, उस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। परंतु राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ओनली राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, इसका संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता। ठीक है, और साधारण विधेयक में क्या है? साधारण संयुक्त अधिवेशन, जैसे आपने किसी भी सदन से प्रारंभ किया, लोकसभा से प्रारंभ किया, फिर वह उसके बाद वह राज्यसभा में जाएगा और पारित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पारित करने के लिए आपको दोनों सदनों की वो बहुमत से पारित होना चाहिए, तो इस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता और राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भी नहीं लौटा सकता। साधारण विधेयक में क्या है? साधारण विधेयक ये किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। अगर आपने साधारण विधेयक पारित किया, जैसे किसी भी सदन से, जैसे हमने मान लिया लोकसभा से पारित किया, तो अगर उसको राज्यसभा पारित नहीं कर रही तो उसके बाद इस पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। और राष्ट्रपति भी दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति भी उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया संशोधन और संविधान संशोधन विधेयक और साधारण विधेयक। अब आगे चर्चा करते हैं, मेनली जिसके बारे में चर्चा करना आया हूँ वह है वित्त विधेयक और धन विधेयक। ठीक है, तो धन विधेयक क्या होता है, हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है धन विधेयक। धन विधेयक क्या होता है? धन विधेयक की चर्चा है अनुच्छेद 110 में। और इसके धन विधेयक में दो मेनली अनुच्छेद आते हैं, जैसे विशेष प्रावधान 109 में दिया गया है और परिभाषा 110 में दी हुई है। ठीक है, तो इसके विशेष प्रावधान किए धन विधेयक को क्या बोलते हैं? मनी बिल बोलते हैं। इसको सिर्फ मंत्री प्रस्तुत कर सकता है, मैंने आपको पहले भी बताया, इसको केवल मंत्री प्रस्तुत कर सकता है। जैसे ये देखो, सरकारी विधेयक में आता है और धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में सिर्फ मंत्री द्वारा प्रस्तुत कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो धन विधेयक में अनुच्छेद, इसके पहले सबसे पहले विशेष प्रावधान देखते हैं। ये अनुच्छेद 109 में इनके विशेष प्रावधान, अनुच्छेद 109 में। तो
सबसे पहले इसका प्रावधान ये है कि इसका निर्णय जो संबंधित अध्यक्ष है, जैसे सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वही निर्णय करेगा कि धन विधेयक है या नहीं। इसका निर्णय कौन करेगा? अगर मान लीजिए मंत्री ने अमित शाह ने कोई विधेयक प्रस्तुत किया, ठीक है, कोई बिल प्रस्तुत किया, फिर अध्यक्ष देखेगा उसको, ये धन विधेयक है या साधारण विधेयक है या संविधान संशोधन विधेयक है, ये इसका निर्णय कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा, ठीक है। ये धन विधेयक है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, मतलब राष्ट्रपति से पहले ही इसकी अनुमति ली जाती है। अगर धन विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे सबसे पहले ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, इसका विशेष प्रावधान ये है भी धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत होगा। मान लीजिए अगर कोई बिल ला रहे हैं, अमित शाह जैसे बिल ला रहे हैं कोई, तो वो सबसे पहले प्रस्तुत कहाँ करेंगे? लोकसभा में। उससे पहले वो रामनाथ कोविंद जी जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनसे अनुमति, पहले से ही अनुमति ले लेंगे कि हम धन विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अगर राष्ट्रपति से पहले से ही अनुमति ले ली तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। तो इसमें लिखा गया है कि भी पहला प्रावधान ये है कि इसका निर्णय अध्यक्ष करेगा, इसकी अनुमति पहले राष्ट्रपति से ले लेंगे तो उसको वो वापस पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। और सबसे पहले ये कहाँ प्रस्तुत होता है? ये सबसे पहले होता है लोकसभा में, ठीक है। अब क्या है, राज्यसभा के पास इसके बारे में क्या पावर है? राज्यसभा इसे केवल 14 दिन तक रोक सकती है। जैसे धन विधेयक प्रस्तुत किया गया, उसके बाद धन विधेयक लोकसभा से पारित हो गया और राज्यसभा में गया, तो राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ इसे 14 दिन तक रोक सकती है। इससे ज़्यादा अगर 14 से 15वां दिन हुआ तो धन विधेयक राज्यसभा से पारित हुआ मान लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें संविधान में सिर्फ राज्यसभा को 14 दिन के लिए पावर दे रखी है। ये अब अगर मान लीजिए आप पूछोगे कि 14 दिन के लिए क्यों? अगर सिर्फ 14 दिन के लिए रोक सकती है तो इसको राज्यसभा को इतनी पावर क्यों दी? डायरेक्ट यही बोल सकते हैं भी लोकसभा से प्रस्तुत कर दो और पारित हो जाएगा। इसको पावर इसलिए दी कि 14 दिन में राज्यसभा कोई ऐसे सुझाव दे सकती है मनी बिल के बारे में, धन विधेयक के बारे में लोकसभा को, कि इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाए। परंतु ये बाध्यकारी नहीं है कि धन विधेयक में लोकसभा वो परिवर्तन करें जो राज्यसभा ने दी है। इसको 14 दिन के लिए पावर इसलिए दी है कि ये 14 दिन के अंदर मनी बिल में कोई भी परिवर्तन करने के लिए सुझाव दे सकती है लोकसभा को, परंतु लोकसभा को सुझाव मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। लोकसभा माने या न माने वो लोकसभा की मर्जी है, ठीक है। तो राज्यसभा केवल इसे 14 दिन तक रोक सकती है और इस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। मान लीजिए संयुक्त अधिवेशन किस लिए बुलाया जाता है? जब दोनों सदनों में आपसी सहमति नहीं हो, जैसे लोकसभा ने पारित कर दिया और राज्यसभा उसको पारित नहीं कर रही, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अगर इसमें धन विधेयक में सिर्फ 14 दिन की पावर है, 14 दिन की पावर है, तो संयुक्त अधिवेशन तो बुलाया ही नहीं जा सकता। अगर इसके बाद तो इससे पारित मान लिया जाएगा तो संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। तो धन विधेयक की प्रावधान में क्या है? इसका निर्णय अध्यक्ष करेगा, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पारित होगा, लोकसभा में सबसे पहले प्रस्तुत होगा, राज्यसभा केवल 14 दिन के लिए रोक सकती है और इस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। अब इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा देखते हैं। विशेष प्रावधान अनुच्छेद 109 में, परिभाषा 110 में भी। अब लोकसभा अध्यक्ष को पता कैसे चलेगा भी ये धन विधेयक है या नहीं? इसका वह निर्णय कैसे करेगा? इसमें लिखा हुआ है ऊपरी ऊपर कि इसका निर्णय अध्यक्ष करता है, धन विधेयक है या नहीं। उसे कैसे पता चलेगा कि ये धन विधेयक है या नहीं? अगर उस विधेयक में टैक्स से संबंधित बढ़ाने, घटाने या टैक्स को समाप्त करने के बारे में कुछ लिखा है तो वह धन विधेयक की श्रेणी में आएगा। टैक्स जैसे जीएसटी है, अगर 18 से बढ़ाकर 28 कर रहे हैं, 28 से बढ़ाकर 18 कर रहे हैं या उसको समाप्त कर रहे हैं तो वह धन विधेयक की श्रेणी में जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करेगा कि वह जा रहा है धन विधेयक की श्रेणी में, तो वह उसको धन विधेयक की श्रेणी में ले लेगा। अगर सरकार का ऋण है, जैसे सरकार कर्जा ले रही है कोई बांध बनाने के लिए, मेट्रो चलाने के लिए, तो वो ऋण धन विधेयक के अंदर आएगा, ठीक है। संचित एवं आकस्मिक निधि। संचित निधि क्या है? संचित निधि सरकार का मतलब बैंक बैलेंस है, सरकार का बटुआ है। आकस्मिक निधि क्या है? सरकार की आकस्मिक, जैसे हमारे पास हमारा मतलब पर्स है, उसके अंदर पैसे हैं और
वो तो है संचित निधि। आकस्मिक निधि क्या है? हमारे 500 या 1000, 10,000, 15,000 रुपये जो छुपा के हमने रखे हैं, मतलब इमरजेंसी के लिए, वो आएंगे आकस्मिक निधि। तो सरकार की बैंक बैलेंस या बिल, सरकार का पर्स है, वो तो है संचित निधि। और सरकार की इमरजेंसी जो फंड है वो आकस्मिक निधि में। उनमें कोई परिवर्तन हो रहा है, जैसे पर्स में आ रहे हैं, जैसे संचित निधि में पैसे आ रहे हैं या उसमें से निकाल रहे हैं, आकस्मिक में पैसे आ रहे हैं या उसमें से निकाल रहे हैं, तो वो परिवर्तन किस में आएगा? धन विधेयक में आएगा। तो धन विधेयक की मूलतः परिभाषा 7 है। इसको हमने समझ लिया भी टैक्स बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं या टैक्स को समाप्त कर रहे हैं, तो धन विधेयक में आएगा। सरकार का ऋण है, जैसे सरकार किसी देश से कर्जा ले रही है, जैसे जापान से ले रही है, अमेरिका से ले रही है, वर्ल्ड बैंक से ले रही है, तो वह धन विधेयक में आएगा। संचित व आकस्मिक निधि में जो परिवर्तन कर रहे हैं तो वह धन विधेयक में आएगा। तो अब समझिए, राज्यसभा को केवल 14 दिन इसको क्यों रोक सकती है? तो सोचिए, अगर राज्यसभा इसको 6 महीने या ज़्यादा रोक सकती तो सरकार कोई काम करती, जैसे कोई बांध बनाने, तो सरकार ऋण लेना चाहती तो लोकसभा तो पारित कर देती, परंतु राज्यसभा उसको रोक देती, तो सरकार ऋण नहीं ले सकती। टैक्स को बढ़ाना घटाना हो तो नहीं कर सकती। तो इसलिए जो प्रभाव न पड़े, मेनली कोई विकास कार्य नहीं, इसको नहीं बोल सकते, मेनली सरकार के काम में ज़्यादा दिन का रुकावट ना हो, इसलिए राज्यसभा को कम दिन की पावर दी है। अब आपसे पूछेंगे भी, आपसे क्वेश्चन मिल जाए भी, धन विधेयक इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो धन विधेयक में नहीं काउंट होती? तो हम देखेंगे भी तीनों चीज़ ये तो काउंट होगी 7, तो जैसे टैक्स बढ़ाया घटाया ये समाप्त किया, सरकार का ऋण, आकस्मिक व संचित निधि में परिवर्तन, ये तो धन विधेयक में काउंट होती है। धन विधेयक में क्या काउंट नहीं होता? धन विधेयक में काउंट नहीं होता जुर्माना। जैसे आप जा रहे हैं बाइक पे, आप पे जुर्माना लगा दिया, तो या कुछ गलत काम कर दिया आपने, जैसे आपने कोई रूल एंड रेगुलेशन तोड़ दिया, तो आप पे जो जुर्माना लग रहा है वो धन विधेयक के अंदर काउंट नहीं होगा। लाइसेंस, आप कोई बाइक का मतलब ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं, गाड़ी का लाइसेंस बना रहे हैं, या कोई भी प्रकार की दुकान का लाइसेंस बना रहे हैं, तो वो धन विधेयक में काउंट नहीं होगा। स्थानीय टैक्स, जैसे स्थानीय सरकार कोई टैक्स लगा रही है, तो वह भी धन विधेयक में काउंट नहीं होगा। तो धन विधेयक में काउंट क्या होगा और क्या नहीं होगा, और धन विधेयक की क्या परिभाषा है, हमने समझ ली। फिर धन विधेयक कौन सा होता है? पहला तो मेन तो धन विधेयक सरकारी होता है, सरकारी विधेयक होता है, क्योंकि इसको सिर्फ मंत्री प्रस्तुत कर सकता है। इसका निर्णय अध्यक्ष करेगा, लोकसभा में प्रस्तुत होगा। सबसे पहले तो लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करेगा भी धन विधेयक है या नहीं। राष्ट्रपति की इसमें पूर्वानुमति ली जाएगी, लोकसभा में प्रस्तुत होगा। राज्यसभा केवल 14 दिन, अगर ये केवल ही 14 दिन रोक सकती है तो कोई संयुक्त अधिवेशन का कोई मतलब नहीं बनता, तो संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, और ये परिभाषा होगी। तो ये हो गया धन विधेयक, मनी बिल। अब समझते हैं वित्त विधेयक। वित्त विधेयक क्या होता है? वित्त विधेयक क्या है? तो वित्त विधेयक होता है फाइनेंस बिल। इसकी परिभाषा किसमें? अनुच्छेद 117 में। वित्त विधेयक कौन सा होता है भी? जो धन व्यय या विकासात्मक व्यय में लगा है, जैसे कोई व्यय में खर्च कर रहे हैं, धन विधेयक धन है जो विकास में खर्च कर रहे हैं, तो वो किस में आएगा? वो आएगा विकासात्मक व्यय में। तो अनुच्छेद 117 फाइनेंस बिल में आएगा। इसकी 2 प्रकार की कैटेगरी है वित्त विधेयक की। वित्त विधेयक क्या होता है? जैसे धन विधेयक तो आपको मैंने बता दिया, जो टैक्स बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं या कम कर रहे हैं, या सरकार का ऋण है, संचित या आकस्मिक निधि में परिवर्तन है, वो तो है धन विधेयक। वित्त विधेयक क्या है? अगर आप जैसे कोई आपके पास धन है, उसको किसी जगह पे व्यय कर रहे हैं, वो है वित्त विधेयक। सरकार जैसे कोई सड़क बना रही है, पुल बना रही है, वो है वित्त विधेयक के अंदर है। जिसके लिए वो पैसे निकाल रही हैं, तो वह वित्त विधेयक। ठीक है। इसमें क्या है? 2 प्रकार की कैटेगरी है इसमें। अनुच्छेद 117(1), अनुच्छेद 117(2), 2 प्रकार की कैटेगरी है। इसमें क्या है भी, दोनों प्रकार की कैटेगरी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है भी। इस कारण 2 कैटेगरी के कारण इसमें वित्त विधेयक और धन विधेयक में कन्फ्यूजन होता है, वो मैं दूर करता हूँ। ये उसकी तरह भी, यहाँ धन विधेयक की तरह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पारित होता है, और ये भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भी पारित होता है। ठीक है भी, तीनों चीज धन और वित्त तीनों में ये समान है। धन विधेयक में था भी प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति से पारित, और पारित नहीं, पूर्व अनुमति से प्रस्तुत, और यहाँ पे भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत। ठीक है। यही धन विधेयक की तरह केवल लोकसभा से प्रारंभ होता है। कैटेगरी फर्स्ट में क्या है? केवल लोकसभा से प्रारंभ होता है। परंतु कैटेगरी सेकंड में क्या है? ये किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकते हैं। मतलब किसी भी सदन से, मतलब लोकसभा व राज्यसभा दोनों से, किसी भी सदन से मतलब प्रारंभ हो सकता है। ठीक है।
इसको धन विधेयक को राज्यसभा अस्वीकार नहीं कर सकती थी, परंतु वित्त विधेयक को राज्यसभा अस्वीकार कर सकती है और इसे भी राज्यसभा अस्वीकार कर सकती है। तो अगर राज्यसभा अस्वीकार करेगी तो दोनों में समन्वय स्थापित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, इसको भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। तो यही चेंज है धन विधेयक और वित्त विधेयक में। धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या समानता है कि ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत होता है। इसमें कैटेगरी फर्स्ट में केवल लोकसभा से प्रारंभ होता है, कैटेगरी सेकंड में किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। इसमें ये चेंज है भी, इसमें सिर्फ धन विधेयक में सिर्फ 14 दिन रोक सकती है राज्यसभा, वित्त विधेयक में राज्यसभा अस्वीकार कर सकती है दोनों कैटेगरी में, और इनमें संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, परंतु धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। अब क्या परिभाषा रह जाएगी भी, प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक है, यानी कि धन विधेयक है वो प्रत्येक धन विधेयक है वो वित्त विधेयक है, परंतु कोई भी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। जैसे हम मान ले धन विधेयक तो धन हो गया, वित्त विधेयक धन प्लस व्यय हो गया, ठीक है। तो इसमें धन आ रहा है तो यहाँ पे धन विधेयक आ जाएगा वित्त विधेयक के अंदर, जैसे ये हो जाएगा धन विधेयक और इसके अंदर ये मतलब वित्त विधेयक ऐसे बन जाएगा। वित्त विधेयक के अंदर तो धन विधेयक आता है, परंतु ये जरूरी नहीं है जो धन विधेयक हो वो वित्त विधेयक हो, ठीक है। तो प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, परंतु कोई भी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, ठीक है। आगे थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये एक क्वेश्चन बनाया उन्होंने, धन विधेयक किस सदन द्वारा लाया जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है भी धन विधेयक किस सदन द्वारा लाया जाता है, ये पूछ रहा है लाया जाता है। तो लोकसभा द्वारा या राज्यसभा द्वारा या लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में से किसी के द्वारा, आप बताइए। तो मैं आपको बताता हूँ ये किसी भी सदन के द्वारा नहीं लाया जाता, क्योंकि धन विधेयक हमेशा प्रस्तुत होता है न कि लाया जाता है, ठीक है। तो विधेयक हमेशा प्रस्तुत होता है और प्रस्ताव हमेशा लाया जाता है, ठीक है। विधेयक प्रस्तुत होता है और प्रस्ताव लाया जाता है। तो आपको आशा करता हूँ विधेयक समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो आप थोड़े नोट्स पढ़िए और क्वेश्चन सोल्व कीजिए, उसको वीडियो को दोबारा देखिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।